हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का राजनीति विज्ञान का अध्याय 2। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि लोकतंत्र में शासक लोग अपनी मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। फिर कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियम को ही सम्मिलित रूप से संविधान कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान निर्माण, जिसमें हम संविधान, रंगभेद, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम, संविधान की आवश्यकता, संविधान के प्रमुख कार्य और संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान सभा आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान का। संविधान है क्या? संविधान एक लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। उसे सर्वोच्च कानून और उसे ही संविधान कहते हैं। संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध तय करता है, यानी कि हम लोग आपस में और सरकार के बीच, हमारे और सरकार के बीच जो मध्यस्थता का काम करता है वो संविधान काम करता है। रंग भेद, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने लादी थी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 17वीं से 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आए यूरोप के कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिया और काफी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय लोगों को, जैसे जो काली चमड़ी वाले लोग थे, यानी कि उनका रंग काला होता था, उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। रंग भेद नीति के कारण अश्वेत लोगों पर प्रतिबंध, यानी कि जो काले लोग थे उन पे गोरों लोगों ने कौन कौन सा प्रतिबंध लगाया था, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे गोरे लोग जो थे यानी कि अंग्रेज, उनके बस्ती में काले लोगों को बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वहां पर काम करने दिया जा सकता था, यानी कि जो काले लोग थे, वहां के दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, उनका एक परमिट बनता था। परमिट होने के बाद ही अंग्रेजों की बस्ती में बसने या फिर वहां काम करने का कोई इजाजत मिलता था। और जो काले लोग थे यानी कि जो अश्वेत थे, उन्हें संगठन या फिर समूह और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार जो होता था इसके विरोध में कोई काम करने का भी अधिकार या फिर इसके खिलाफ कोई काम करने का अधिकार नहीं था। काले लोग आरक्षित स्थान पर जा भी नहीं सकते थे, यानी कि जहां पर गोरे लोग रहते थे वहां पे काले लोग जा भी नहीं सकते थे। इसमें जो अंग्रेज थे, इनके गिरजाघर भी सम्मिलित थे। उनके गिरजाघर में भी काले लोग वहां पे जा नहीं सकते थे। आखिरकार वहां पर एक पार्टी बनाई गई, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। उसी के अंतर्गत अफ्रीकियों ने 1950 से ही अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। यानी कि 1950 से गोरों के विरुद्ध आजादी की बिगुल फूकी गई थी और 26 अप्रैल 1994 को उन्हें आजादी मिली। दक्षिण अफ्रीका के एक नेता, जिन्हें नेल्सन मंडेला कहते हैं, उन्होंने रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुए। 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई और उन्होंने स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। आज़ादी मिलने से पहले नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर बहुत से मुकदमा चलाया गया। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेता सहित 1964 में देश में रंग भेद चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। वह 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल रोबिन द्वीप की एक जेल में रहे। अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे को यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वार्षिक अस्तों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। 2 वर्षों तक चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है।
तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर संविधान की आवश्यकता ही क्या है। तो सबसे पहले बात यह है कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए। दूसरा है सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, अच्छे समाज के गठन के लिए। यानी कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार बनने के बाद वो अपना काम कैसे करेगा, सरकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कहीं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना काम करे, सरकार की जो शक्ति दी गई है वो उसका दुरुपयोग ना करे, और नागरिक का जो अधिकार मिला गया है उसे सुरक्षित रखा जा सके। इन सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान बनने के बाद संविधान के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं, तो देखते हैं कि साथ में रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना संविधान का प्रमुख कार्य है, और स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार मिलेगा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार को बताना, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। तो अब हम अपने देश भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। भारत जैसे विशाल व विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। 1858 के बाद से ही ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। देश ने धर्म के आधार पर बटे हुए बंटवारे की भी मार झेली थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। 1931 में भी कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया था कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की भी बात कही गई थी। इसी तरह से भारतीय संविधान की नींव रखा गया। हालांकि उस समय ब्रिटिशों का शासन था, तो भारत के राजनीतिक विशेषज्ञ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर उसी समय से मिलने लगा था। जब आज़ादी मिलने की चर्चा पूरे भारत में चलने लगी थी, तो एक संविधान सभा का गठन करने का निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। इसके तुरंत बाद ही देश दो हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा जो भारत कहलाया और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान कहलाया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गया, एक कहलाई भारत की संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। भारत की संविधान लिखने वाली सभा में टोटल 299 सदस्य, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया। जो संविधान सभा के लिए प्रारूप कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। उन्होंने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा हुआ और संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की समय लगी। यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 3 वर्ष का समय लगा, और इसमें कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई और उन चर्चा को रिकॉर्ड भी किया गया और उसे संभाल कर रखा भी गया है। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान तो बन गया, अब इसे लागू करने की बात आई। तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान हमारा बन के रेडी हो चुका था, लेकिन इसे एक महीने की देरी से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। हमारा संविधान एक संघीय सरकार की व्यवस्था का वर्णन करता है, और यहाँ पे संसदीय सरकार की भी व्यवस्था है। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, और सबसे बड़ी विशेषता है कि हम नागरिकों के लिए मूल अधिकार दिया गया है, जिसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है उस पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स या दबाव नहीं लगाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये एक दिशा निर्देश देता है सरकार को कि समय के साथ उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संविधान तो बन गया, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन भी जरूरी था, तो इसमें एक प्रावधान रखा गया संविधान संशोधन का।
जो देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उसे देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। यानी कि जो हमारा संसद है, अगर वो चाहे तो संविधान में बदलाव या फिर कोई प्रावधान को हटा सकता है या फिर उसमें कुछ नया जोड़ भी सकता है। हमारे संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल भी किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन सा फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। भारतीय संविधान में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। यानी कि नागरिक चाहे तो कोई भी धर्म मान सकता है या फिर धर्म परिवर्तन कर सकता है, उससे पूरी तरह स्वतंत्रता है। लेकिन जो हमारी राज्य है, सरकार है, उसकी कोई एक अधिकारी धर्म नहीं रहेगा। गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। समता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। यानी कि जो हमारा कानून है उसके समक्ष सभी लोग, गरीब या फिर अमीर, सभी लोग को समान अधिकार दिया गया है। बंधुता, हम सब ऐसा आचरण करें जैसे कि एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न समझे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।